हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका बायोमोलिक्यूल्स, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 14। और बायोमोलिक्यूल्स मतलब ये कह लीजिए लास्ट टॉपिक चैप्टर भी है इस बुक का। नई गाइडलाइंस जो आपके सिलेबस के हिसाब से है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स पहले थोड़ा नाम के बारे में बात कर लेते हैं। बायो प्लस मॉलिक्यूल दो वर्ड से मिलकर बना है। यस, बायो प्लस मॉलिक्यूल्स। बायो जो आता है वो बायोज वर्ड से डेरिवेट हुआ है और जिसका जो मीनिंग है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड प्लस मॉलिक्यूल, तो अगर मैं नाम से डेफिनेशन बनाना चाहता हूं तो दोज मॉलिक्यूल तो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, तो हम केमिकल सब्सटेंस ले सकते हैं। दोज केमिकल सब्सटेंस which help in growth, maintenance and reproduce and those chemical substances which help in growth, maintenance and reproduce in living organism. Living organism are known as biomolecules. ओके, तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो एक्चुअल में क्या है, तो बायोमोलिक्यूल्स वो सब्सटेंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में को हेल्प करते हैं। किस किस चीज में? ग्रोथ में, मेंटेनेंस में एंड रिप्रोडक्शन में। तो ये उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। जनरली बायोमोलिक्यूल्स जो अगर मैं बात करता हूं तो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, लिपिड्स, हार्मोन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। These are biomolecules: carbohydrates, proteins, enzymes, vitamins, lipids, hormones and nucleic acid। ये आपके सिलेबस में है, ओ सॉरी सिलेबस में थे, लेकिन नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स को छोड़कर, विटामिन शायद चले गए हैं, बाकी सब आपको पढ़ना है। चलिए वो तो देख लेंगे हम। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट सॉरी बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपके सिलेबस में, या कह लीजिए जो बायोमोलिक्यूल्स जनरली होते हैं वो। बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with
such kind of compounds is known as biochemistry. समझ में आई बात आपको? यानी जो हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं एक्चुअल में से बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री। अब मेनली बात बेटा ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, इनका फंक्शन क्या है। जब मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी सोर्स है, सॉरी, मेन एनर्जी सोर्स है ये। प्रोटीन्स अगर मैं बात करता हूँ, दीज आर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। एंजाइम्स जो होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये हमारे शरीर में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। केमिकल रिएक्शन आपको पता है कैटलिस्ट। विटामिन्स, ये इनका थोड़ा सा पार्ट ही हमें चाहिए होता है एक्चुअल में, थोड़ी सी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहते हैं, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए शरीर में तो हमें डिजीज हो सकती है। लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेन करने का, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड्स के फॉर्म में स्टोर होता है, और लिपिड्स बाद में फैटी, इन्हें हम फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। तो लिपिड्स जो है हमें टूट कर ब्रोकन अप होकर, अगर हमें नीड होती है एनर्जी की, तो हमें लिपिड से मिलती है बाद में। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हम फूड के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन जब स्टोर होता है, कह लीजिए ये हमारा, कह लीजिए फूड स्टोर की तरह यूज किया जाता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स बहुत सारी डिफरेंट जो हमारी एक्टिविटीज हो उन्हें कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपका गुस्सा, हंसना, एक्साइटमेंट, ये सब हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे जो डीएनए मटेरियल है होते हैं, ये हमारे डीएनए मटेरियल हैं और जेनेटिक मटेरियल कह लीजिए यानी। तो न्यूक्लिक एसिड आपके डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। क्लियर है आपको? तो मैं फिर से बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सोर्स होते हैं, फूड में लेते हैं हम जनरली। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है उनमें भी मिलते हैं, ये स्पेशली न्यूक्लियस में मिलते हैं। एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट है, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस हैं बहुत देर से होती हैं, उन्हें हमारे जो बायो ऑर्गेनिक या कह लीजिए जो बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं ये। विटामिन, इनकी कमी से डेफिशिएंसी होती है, बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है। लिपिड्स, हमारे शरीर में जो एनर्जी सोर्स है लिपिड्स की फॉर्म में होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर जो होते हैं लिपिड की फॉर्म में होते हैं। हार्मोन्स, अभी बताया है कि हमारे जो इमोशंस हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, जैसे कि गुस्सा, हंसना, रोना जो भी है। एंड न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है आपके, जो ये हमारे जेनेटिक मटेरियल है। तो दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। सबसे पहले आज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट अगर मैं देखता हूं तो दो वर्ड से मिलकर बनना है कार्बन हाइड्रेट। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट तो आपको पता ही है, हाइड्रेट जो वर्ड यूज होता है वो वाटर के लिए यूज होता है। यानी कार्बन प्लस वाटर, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है ना भाई? तो ये चीजें जो हैं क्या कहते क्यों हैं, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं इनका जनरल जो फॉर्मूला होता है उसकी, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O। इट मींस जो कंपाउंड है उसमें वाटर मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है आपस में वाटर मॉलिक्यूल के रेशियो में होते हैं। उनका जो रेशियो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल का होता है। वाटर मॉलिक्यूल में उनका रेशियो 1:1 का होता है। तो हमेशा कार्बोहाइड्रेट में H और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के रेशियो में रहेंगे। ठीक है ना? तो अगर हम बात करते हैं
इनके यूजेस की, हमारे डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस, अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया है, इट इज द एनर्जी सोर्स, ह्यूमन बॉडी में ये मेन एनर्जी सोर्स होता है, इट इज द मेन एनर्जी सोर्स। इसे हम फूड की फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि स्टार्च, यस। आप क्लोथिंग में लेते हो, क्लोथिंग में भी यूज हो सकता है, जैसे कि कॉटन, यस। एंड लास्ट वन, आप इसे शेल्टर की फॉर्म में भी ले सकते हो, मतलब शेल्टर की फॉर्म में भी यूज करते हो। शेल्टर जो फर्नीचर होता है उसमें सेल्यूलोज होती है, ओके। तो ये हमारे डेली लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कह सकते हैं दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीकीटो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, कीटोन्स, ओके, which give these substance on hydrolysis, ओके। बेटा देखो, अगर हम बात करते हैं दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन होते हैं जो बहुत सारे, जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सी के अंदर तो आप OH ग्रुप की बात कर रहे हो, तो इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, या तो एल्डिहाइड होंगे या फिर कीटोन होंगे, जो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या देते हैं, ये सब्सटेंस देते हैं, मतलब कह लीजिए आपका हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप देते हैं, या फिर कह लीजिए आपका एल्डिहाइड कीटोन्स अलग से देते हैं। मेनली अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता हूँ, ये मेनली जो कंटेन करता है, मेनली क्या कंटेन करता है, स्पेशली ये कंटेन करता है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कंटेनिंग, जो करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है ना। CH2O का आपको बता ही दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके जनरली ये हैं, ध्यान रखना है आपको इसकी डेफिनेशन का, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, नो कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं बात करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं बात करता हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट आपका क्या कहता है, उसे हम सैकराइड्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जनरली हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकराइड्स क्यों बोलते हैं, सैकराइड जो है एक वर्ड सैकेरम से ड्राइव हुआ है, जिसका जो मीनिंग है वो होता है शुगर, ओके, इसलिए हम इन्हें सैकराइड्स भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट को हम डिफरेंट तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से क्लासिफाइड करने का मतलब क्या है,
कि हम इन्हें डिफरेंट मैनर्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर बात कर रहे हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पर उनका क्या बिहेव होता है, ये चीज मेन होती है। इसी के बेस पर हम कहते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। These are following types. First one is monosaccharides. मोनोसेक्राइड्स, मोनो मीन्स एक होता है, यानी जो हाइड्रोलाइसिस होने पर अपने आप में नहीं टूटते, ऐसे मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट, कह लीजिए मोनोसेक्राइड्स क्या है, सबसे सिंपलेस्ट होते हैं और ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, ठीक है ना। कह लीजिए विच आर नॉट ब्रोकन अप आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, ओके। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो ब्रोकन अप नहीं हो रहा, कह लीजिए विच कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस, विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ओके, जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट सैकराइड्स है, दीज आर द सिंपलेस्ट सैकराइड्स, ओके। ये सबसे सिंपलेस्ट सैकराइड्स हैं, सबसे छोटे होते हैं, इनसे ही दूसरे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कह लीजिए इनसे ही दूसरे सैकराइड्स का फॉर्मेशन होता है, ये आप कह सकते हो, ओके। अगर हम इनका मोनोसैकराइड्स का जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो इनका जनरल फॉर्मूला यही होगा आपका CH2O की N, जहाँ N जो है आपका वो 3 से लेकर 7 मॉलिक्यूल्स तक हो सकता है। चलिए मोनोसैकराइड्स के बारे में हम थोड़ा बाद में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। N में बी 3 to 7, ओके। हम मोनोसैकराइड्स को फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मोनोसैकराइड्स की ही, तो मोनोसैकराइड्स को भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। हम मोनोसैकराइड्स के ही पढ़ते हैं। तो मोनोसैकराइड्स के बारे में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर 3 to 7, यानी n इक्वल टू 3, तो यहाँ पर इसके बेस पर, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर, ऑन द basis of number of carbons, monosaccharides can be classified, ओके। मोनोसैकराइड्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कैसे, कि भाई फर्स्ट ट्रायोज, बी टेट्रोज, सी पेंटोज, डी हेक्सोज, ई हेप्टोज। यहाँ एक्चुअल में क्या है, ये किस बेस पर क्लासिफाइड हो रहा है बेटा, ये क्लासिफाइड हो रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 5, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 6, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 7। समझ में आ रही है बात आपको? तो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर आप मोनोसैकराइड्स को क्लासिफाइड कर सकते हो, इसमें ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज में। ये चीज क्लियर है आपको? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल मुझे याद है, जैसे हेक्सोज का एग्जाम्पल आप ग्लूकोज ले लीजिए, पेंटोज का एग्जाम्पल आप राइबोज ले सकते हो, यस।
ठीक है भाई। कुछ ट्रायोज का एग्जांपल आप ले सकते हो, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड ले सकते हो। टेट्रोज का एग्जांपल जो आप लोगे वो थ्रियोज ले सकते हो, थ्रियोज ले सकते हो। और हेप्टोज का जो एग्जांपल होगा, अगर मैं आपको बात करता हूँ, इसका नाम याद नहीं, तो ग्लिसरल्डिहाइड, थ्रियोज, राइबोज, ग्लूकोज कुछ भी आप ले सकते हो। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। यस, तो ये चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए। जस्ट एक एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे क्लासिफाइड कर रहे हो। तो मोनोसेकेराइड्स को आप क्लासिफाइड कर सकते हो नंबर ऑफ कार्बन से, वो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ट्रायोज में 3, टेट्रोज में 4, पेंटोज में 5, हेक्सोज में 6 और हेप्टोज में 7 हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो आप मोनोसेकेराइड्स को, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, मोनोसेकेराइड्स को और क्लासिफाइड कर सकते हो किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मेनली जो प्रेजेंट है वो हाइड्रोक्सी, तो हम इन्हें बोलते हैं बेटा एल्डोज, या फिर हम बोलते हैं दो होते हैं, तो एल्डोज होंगे या फिर कीटोज होंगे। जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं, और ये आपका कीटोनिक ग्रुप कंटेन करते हैं, कीटोनिक ग्रुप। ओके, यानी एल्डोज जो है एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं, कीटोन जो है कीटोन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हेक्सोज का एग्जांपल ले लेते हैं जो हम जनरली पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है, वो है आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो है एल्डिहाइड ग्रुप है, कंटेन करता है, और फ्रक्टोज जो है वो कीटोनिक ग्रुप कंटेन करता है। बाकी दोनों का फॉर्मूला जो होता है C6H12O6 होता है। तो ये हेक्सोज हुआ, और हेक्सोज में ये दो नाम होंगे, या तो कीटोज होगा या फिर एल्डोज होगा। यस, कीटोज हुआ तो हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज की फॉर्म में से, और एल्डोज हो तो हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की फॉर्म में। ओके, ये चीज समझ में आती है आपको। तो मोनोसेक्राइड्स को आप क्लासिफाइड कर सकते हो अलग अलग फॉर्म में। तो हम बात कर रहे थे बेटा किस बेस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के केस में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स आपको समझ में आ गया। मोनोसेक्राइड्स के बाद हम पढ़ते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो हुआ आपका ओलिगोसेक्राइड्स। ओके, ओलिगोसेक्राइड्स यानी जिनमें जो हाइड्रोलाइसिस करने पर, यानी कि which on hydrolysis give 2 to 10, 2 से 10 मॉलिक्यूल्स देते हैं। कितने बेटा, ऑफ, सॉरी मॉलिक्यूल्स लिखना भूल गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स के जो 2 से 10 मॉलिक्यूल देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स बोलते हैं। अब इन्हें भी क्लासिफाइड कर सकते हो आप। इन्हें क्लासिफाइड किस बेस पे कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेकेराइड्स, यानी आप इन्हें कह सकते हो, इन्हें क्लासिफाइड कर सकते हो। ये होता है आपका फर्स्ट डाइसेकेराइड्स। जनरली आप जो पढ़ते हो डाइसेकेराइड्स के फॉर्म में पढ़ते हो। तो डाइसेकेराइड्स आपका, यानी जो 2 मॉलिक्यूल ने मोनोसेकेराइड के, 2 molecules ऑफ मोनोसेकेराइड्स। कब, जब इन्हें हम हाइड्रोलाइसिस करें।
ओके, तो मोनोसेक्राइड्स के दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि आप कह लीजिए डाइसेक्राइड्स का एग्जांपल सुक्रोज ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए सुक्रोज, या फिर ले लीजिए माल्टोज। ओके, या फिर आप बी ले लीजिए, डाइसेक्राइड से अलग ट्राइसेक्राइड्स होता है। नाम पता चल रहा है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कितने मॉलिक्यूल होंगे सेक्राइड्स के, 3 मॉलिक्यूल होंगे सेक्राइड्स के। एग्जाम्पल इनका ले लीजिए आप, रेफिनोज। रेफिनोज में एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल होता है। कौन कौन सा बेटा? 1 ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। ट्राइसैकेराइड्स या फिर टेट्रासैकेराइड्स ले लीजिए आप इसमें। टेट्रासैकेराइड्स, ओके। टेट्रासैकेराइड्स यानी जो 4 मॉलिक्यूल देंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस। यस, और इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, स्टेकाइरोज। स्टेकाइरोज जो है, इसमें एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का होता है, एक फ्रक्टोज का होता है और 2 गैलेक्टोज के होते हैं। कितना? एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज और 2 गैलेक्टोज के होते हैं। ओके, ये 4 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स के बाद आपका थर्ड वन जो आता है वो आता है पॉलीसेक्राइड्स। ओके, तो पॉलीसेक्राइड्स बेटा जो होगा आपका, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब सैकड़ों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। पॉली में बहुत सारे हो गए। पॉली और ओलिगो का जो मीनिंग आपको बताया था मैंने, वो फ्यू का बताया था, फ्यूज मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकेराइड्स। यहाँ पर पॉली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ, बहुत मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकेराइड्स। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका स्टार्च हुआ, सेल्यूलोज हुआ, या फिर आपका ग्लाइकोजन हुआ। तो सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, these are the polysaccharides। तो नंबर ऑफ सैकेराइड्स, नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल के बेस पर आप 3 पार्ट में, मेनली 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हो शुगर सैकेराइड्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो आपको जो मैंने पढ़ाया है, अगर मैं एक जनरली लिखता हूँ, सैकेराइड्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। यस, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओके, मोनोसैकेराइड्स यानी जिनमें जो हाइड्रोलाइसिस करने पर केवल एक मॉलिक्यूल दें, उन्हें हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। इन्हें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 तरीके से। इन्हें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 तरीके से। पहला तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर आप इन्हें क्लासिफाइड करते हो, तो ये ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज इस बेस पर होता है। और अगर हम इन्हें बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पर, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर, तो ये एल्डोज और कीटोज
दो टाइप के होते हैं, ओके, एल्डोज एंड कीटोज। ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं जिनमें 2 से 10 तक मॉलिक्यूल होते हैं, कितने, 2 से 10 मॉलिक्यूल देते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस मोनोसैकेराइड के, उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। और ये डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा, ऑक्टा, ये सारे सैकेराइड्स होंगे। पॉलीसैकेराइड्स को आप क्लासिफाइड नहीं करोगे, इनका एग्जांपल ले सकते हो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस या ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। बाकी जो क्लासिफिकेशन होगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।